नमस्कार दोस्तों, बुद्ध विचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं किस्मत एक किताब की तरह होती है, जो लिखा है वो एक दिन जरूर सामने आता है। कई बार हम टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। लेकिन एक सच्चाई अक्सर हम भूल जाते हैं कि किस्मत समय पर अपना पन्ना जरूर पलटती है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वो लाख तूफानों के बाद भी तुम्हें मिलकर ही रहता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने संघर्ष किया, हार देखा, धोखा खाया, लेकिन रुका नहीं, क्योंकि उसे विश्वास था किस्मत देर कर सकती है लेकिन कभी इनकार नहीं करती। तो चलिए आज सुनते हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपको खुद पर, अपनी मेहनत पर और ऊपर वाले की लेखनी पर यकीन करना सिखाएगी, क्योंकि किस्मत में जो लिखा है वो एक दिन जरूर मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी गांव में एक व्यापारी रहता था। नाम था धीरज। उसका व्यापार एक समय खूब चलता था, कपड़े का, मसालों का और कभी कभी लकड़ी का भी। लोग उसे सम्मान से देखते थे, लेकिन समय की मार किसी को नहीं छोड़ती। व्यापार में घाटा हुआ और धीरे धीरे उसकी सारी पूंजी चली गई। अब उसके पास न दुकान थी, न कोई ग्राहक, बस एक पुराना मकान और एक उम्मीद भरी आंखें थीं। लेकिन धीरज हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया, अब खेती करूंगा। पर खेती करने के लिए बीज चाहिए थे, हल चाहिए था और सबसे जरूरी मिट्टी में विश्वास। उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक पुराने दोस्त के। हरिया वही था जो कभी धीरज के व्यापार में मजदूरी करता था। अब वह खुद किसान बन चुका था। धीरज उसके पास गया और कहा, हरिया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा और मैं बैठा नहीं रह सकता। मुझे 100 मुद्रा उधार चाहिए, बीज खरीदना है, खेत जोतना है। क्या तू मेरी मदद करेगा? हरिया मुस्कुराया। उसने धीरज की आंखों में देखा। उसने थैली निकाली और बिना सवाल किए उसे 100 मुद्रा दे दिए। धीरज ने उन 100 मुद्राओं को ऐसे हाथ में थामा जैसे किसी ने उसके भाग्य की डोर लौटा दी हो। उसने गांव से थोड़ी दूर की एक बेकार पड़ी जमीन पर नजर डाली। कंटीली झाड़ियां, सूखी मिट्टी और बंजरपन, सब कुछ मानो कह रहा हो यहाँ कुछ नहीं उग सकता। लेकिन धीरज ने उस जमीन को देखा जैसे कोई माँ अपने बीमार बच्चे को देखती है, उम्मीद से, प्यार से। अगले दिन से धीरज काम में जुट गया। खुद हाथों से जमीन साफ की, पत्थर हटाए और हल से खेत जोतना शुरू किया। शरीर थकता था, पीठ दर्द करती थी, लेकिन दिल उम्मीद से भरा था। गांव के लोग हंसते थे, अरे ये व्यापारी अब हल चलाएगा, जिससे मुनाफा कमाना आता था वो अब मिट्टी खोदेगा, मुफ्त की 100 मुद्रा उड़ा रहा है। लेकिन धीरज ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे हर बीज में अपना भविष्य दिखता था। बीज बोने के बाद उसने आसमान की ओर देखा और कहा, मेरी किस्मत में जो लिखा है वो मुझे मिलेगा, लेकिन मैं बैठकर इंतजार नहीं करूंगा। दिन बीते, मौसम बदला। एक दिन तेज बारिश हुई, इतनी कि खेत का कुछ हिस्सा बह गया। धीरज की मेहनत पर पानी फिरता दिखा। वह बैठा रहा खेत के किनारे, कीचड़ में भीगे बीजों को देखता रहा। हरिया आया और बोला, तू रो क्यों नहीं रहा? बीज बर्बाद हो गए हैं। धीरज बोला, क्योंकि किस्मत एक बार नहीं देती, कई बार आजमाती है। ये बारिश मेरी मेहनत को परखने आई है। मैं दोबारा बीज बोऊंगा, फिर से खेत जोतूंगा। खेत में छोटे छोटे हरे अंकुर निकलने लगे, जैसे धरती माँ खुद कह रही हो, मैं तुझे निराश नहीं करूंगी। गांव के वही लोग जो हंसते थे अब चुपचाप उसके खेत के पास से निकलते थे। कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन हर किसी की आंखों में एक सवाल था, क्या किस्मत सच में मेहनत से बदलती है? धीरज के लिए यह बस शुरुआत थी। अब उसका आत्मविश्वास और भी मजबूत था। अब मैं जानता हूँ, मेहनत करने वालों की किस्मत भी मेहनती हो जाती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, खेत में हरियाली छाने लगी, गेहूं के पौधे सिर उठाने लगे और धीरज के भीतर आत्मविश्वास के पौधे। गांव के लोगों की बातें अब धीमी पड़ने लगी थीं। जो कभी ताने कसते थे अब कंधे उचकाकर चुपचाप निकल जाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो भीतर ही भीतर जल रहे थे। एक व्यापारी ने क्या सच में किसान को मात दे दी? धीरज सुबह से शाम तक खेत में जुटा रहता। वह हर पौधे से बात करता, मानो वो उसे जवाब दे रहे हों, हम उग आए हैं धीरज, अब तुम्हें रुकना नहीं है। कभी कभी वो अपने आप से भी कहता, अगर आज कुछ नहीं उगता तो शायद मैं भी बिखर जाता। लेकिन अब मैं जान चुका हूं कि किस्मत बिना मेहनत के सिर्फ शब्द है और मेहनत के साथ वरदान। हरिया अक्सर उसकी मदद करने आता। एक दिन उसने पूछा, धीरज, तू इतना थकता है, एक मजदूर रख ले। धीरज मुस्कुराया और बोला, ये थकान नहीं है भाई, ये मेरी किस्मत से की जा रही बातचीत है। जब तक खुद हाथ न लगाऊं कैसे भरोसा करूं कि मैंने अपना भाग्य खुद बोया है? गांव में एक बूढ़ा साहूकार था जिसने सुन रखा था कि धीरज की फसल लहलहा रही है। एक दिन वो उसके खेत आ पहुंचा
और बोला, सुनो व्यापारी, अब तू किसान बन गया है, लेकिन याद रख, जो किस्मत से ऊपर उड़ता है वो नीचे गिरता भी तेज है। धीरज ने नम्रता से कहा, साहूकार जी, मैं किस्मत पर नहीं मेहनत पर उड़ता हूँ और गिरने से नहीं डरता, क्योंकि हर बार उठने का हौसला मैं साथ लाता हूँ। साहूकार ने मुस्कुराकर कहा, देखते हैं, जब फसल कटेगी तब तेरी असली परीक्षा होगी। समय बीता, हवाओं में अब गेहूं की बालियों की महक घुल चुकी थी। खेत सुनहरा दिख रहा था, जैसे सूरज खुद जमीन पर बिछ गया हो। धीरज ने खेत में खड़े होकर देखा, हर बाली उसकी मेहनत का ताज थी। वह चुपचाप बैठा, मिट्टी को छुआ और आंखें बंद कर ली। हे धरती माँ, तूने मेरी मेहनत को स्वीकार किया। आज मैं जानता हूँ, किस्मत में जो लिखा था वो मुझे मिलने लगा है, क्योंकि मैंने रुकना नहीं सीखा। कटाई के समय हरिया, कुछ नौजवान और यहाँ तक कि वही कुछ लोग जो ताने मारते थे, मदद के लिए आ गए। धीरज ने किसी को नहीं रोका। वो जानता था, बदली हुई सोच को अपनाना भी एक जीत है। फसल बेचने का दिन आया। धीरज अनाज से भरी बोरियां लेकर मंडी पहुंचा। वहां कुछ पुराने व्यापारी भी थे, जिन्हें देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आए। एक बोला, अरे धीरज, तू तो अब किसान बन गया, व्यापारी से मजदूर बन गया लगता है। धीरज मुस्कुराया और जवाब दिया, नहीं, मैं अब वही व्यापारी हूँ जिसने अब मेहनत को अपना लाभ बना लिया है। उसी मंडी में एक बड़े व्यापारी ने उसकी फसल की गुणवत्ता देखी और दोगुनी की। तेरी फसल सबसे महंगी बिकी, तेरे खेत की मिट्टी ने तो चमत्कार कर दिया। धीरज शांत था, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, संतोष के थे। शाम को जब वो वापस गांव लौटा तो सबसे पहले हरिया के घर गया। उसने चुपचाप वो 100 मुद्रा उसकी हथेली पर रख दी। हरिया बोला, भाई, अब इसे वापस क्यों कर रहा है? तूने तो इससे बहुत बड़ा सपना पूरा किया। धीरज बोला, ये सिर्फ उधार नहीं था, ये मेरी किस्मत की चाबी थी। इसे लौटाना मेरी सबसे बड़ी जीत है। गांव में लोग उसे अब किस्मत वाला किसान कहने लगे थे, लेकिन धीरज जानता था, ये किस्मत नहीं, वो खून पसीना है जो उसने मिट्टी में मिलाया था। गांव से कुछ दूरी पर एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था राजेश्वर। वह बहुत ही घमंडी और स्वार्थी राजा था। उसे अपने राज्य में हर चीज पर नियंत्रण चाहिए था, व्यापार, जमीन, खेती, यहाँ तक कि लोगों की प्रसिद्धि पर भी। एक दिन उसके दरबार में एक सरदार ने आकर कहा, महाराज, पास के गांव में एक धीरज नामक किसान है, जिसकी फसल इतनी उत्तम है कि बड़े व्यापारी भी उसके खेत से माल खरीदने आते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि वह आपकी जमीन से भी अच्छा अनाज उगाता है। राजा के माथे की लकीरें खिंच गईं। एक किसान मेरे राज्य की शोभा को चुनौती दे रहा है। राजा को यह बात चुभ गई। उसने गुस्से में कहा, कल सुबह उसे बुलाओ, मैं जानना चाहता हूँ उसकी असलियत। अगली सुबह जब धीरज अपने खेत पर पानी दे रहा था, तभी कुछ सिपाही आए और बोले, राजा राजेश्वर ने आपको दरबार में तलब किया है। धीरज थोड़ा घबरा गया, लेकिन डर नहीं हुआ। उसने अपने पुराने कपड़े साफ किए, चप्पल पहनी और सीधा राजमहल की ओर चल पड़ा। राजा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। एक साधारण किसान, पर चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में चमक थी। राजा ने पूछा, तू ही है वो धीरज जिसकी चर्चा मेरे राज्य में हो रही है? धीरज ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हाँ महाराज, मैं ही हूँ। मैं खेती करता हूँ और उसी से जीवन चलाता हूँ। राजा ने ताना मारा, तेरी इतनी हिम्मत की, मेरे राज्य में मुझसे भी अधिक प्रसिद्धि पाता जा रहा है। किस्मत खुल गई क्या? धीरज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, किस्मत वही होती है जो पसीने से सींची जाए। मैंने मेहनत की, मिट्टी ने साथ दिया, बस इतना ही हुआ। राजा को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने तुरंत घोषणा कर दी, इस राज्य में अब कोई किसान स्वतंत्र रूप से अनाज नहीं बेचेगा। सारा अनाज अब दरबार के माध्यम से बिकेगा। जो नियम तोड़ेगा उससे जमीन छीन ली जाएगी। पूरा दरबार सन्न हो गया। धीरज लौटते वक्त चुप था, पर टूटा नहीं था। हरिया ने रास्ते में पूछा, अब क्या करेगा धीरज? राजा तो तुझसे ईर्ष्या कर बैठा है। धीरज ने केवल इतना कहा, अगर मेरी मेहनत राजा को खटक रही है तो इसका मतलब है कि मैं सही राह पर हूँ। अब वक्त है अपनी किस्मत को एक और दिशा देने का। धीरज ने उसी रात बैठकर एक योजना बनाई। उसने अपने जैसे किसानों को बुलाया जो राजा के नियमों से परेशान थे। सबको एक जगह एकत्र किया और बोला, अगर हम सब साथ आएं और अपना अनाज मिलाकर एक नया बाजार बनाएं, तो कोई राजा हमें रोक नहीं सकता। हर किसी ने पहले संकोच किया, लेकिन फिर धीरज की आंखों की चमक और शब्दों का विश्वास देखकर सब राजी हो गए। अगले ही सप्ताह गांव के बाहर एक छोटा किसान बाजार शुरू हुआ। वहां कोई बिचौलिया नहीं था, कोई दरबार का कर नहीं था। सीधे किसान, सीधे ग्राहक। लोगों को सस्ते दाम में शुद्ध अनाज मिलने लगा और किसानों को पूरा लाभ। धीरज ने फिर साबित कर दिया, जिसे अपनी मेहनत पर भरोसा हो वो राजा की ईर्ष्या से नहीं डरता। जब ये खबर फिर से महल पहुंची
तो राजा क्रोधित हुआ। मैंने तो उसे दबाने की कोशिश की थी, ये तो और फैल दिया। राजा राजेश्वर का आत्मसम्मान गहरी चोट खा चुका था। एक किसान, एक साधारण पुरुष, जनता की नजरों में उससे भी बड़ा हो रहा था। लोग अब राजमहल नहीं, गांव के किसान धीरज की बातें करने लगे थे। कुछ तो यह तक कहने लगे थे, राजा ने कर नहीं हटाया, लेकिन धीरज ने हमें राहत दी। राजा को यह अपमान बर्दाश्त नहीं था। उसने तय कर लिया कि अब धीरज को सिर्फ दबाना नहीं है, खत्म करना है। राजा ने अपने मंत्रीगणों से सलाह ली। उन्होंने कहा, महाराज, जब तलवार काम न करे तो षड्यंत्र चलाइए। धीरज को जनता के सामने दोषी बना दीजिए, लोग खुद उसे गिरा देंगे। राजा को योजना भा गई। उसने गुप्त रूप से दरबार के 2 विश्वास पात्रों को गांव भेजा, भेष बदलकर। उनका काम था धीरज को ऐसे जाल में फंसाओ जिससे उसका नाम मिट्टी में मिल जाए। गांव में एक दिन खबर फैली, राजा के शाही गोदाम से अनाज चोरी हो गया है, और चोरी करने वाला कोई और नहीं, धीरज है। दर्जनों गवाह, झूठे प्रमाण और बोरियों पर लगाए गए धीरज के निशान। सब कुछ इतनी चालाकी से किया गया कि देखने वाले भी भ्रमित हो गए। राजा ने तुरंत फरमान निकाला, धीरज को बंदी बनाया जाए, उसकी जमीन जब्त कर ली जाए और उसे प्रजा से दूर रखा जाए, ताकि उसकी असली पहचान सबके सामने आ सके। गांव में जैसे भूचाल आ गया। धीरज, अनाज चोर, क्या ये वही है जो हमें ईमानदारी सिखाता था? पर उसने तो खुद नया बाजार खड़ा किया था। उसे चोरी क्यों करनी पड़ी? लोगों के मन में भ्रम था, विश्वास डगमगाने लगा था। हरिया, जो सब जानता था, दौड़ता हुआ धीरज के पास पहुंचा, जो अब महल के कारागार में बंद था। भाई, कुछ तो बोल, ये सब झूठ है, हम जानते हैं। तू सच बता, हम सब सामने आएंगे। लेकिन धीरज चुप था। उसने सिर झुकाया और धीमे स्वर में कहा, हरिया, जब कोई सत्य को दबाने पर उतर आता है तो शोर नहीं, धैर्य चाहिए। अभी मैं चुप हूं, लेकिन वक्त बोलेगा। कारागार की कोठरी में धीरज अकेला था, मिट्टी से दूर, अपने खेतों से दूर, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उजली थी। उसने अंधेरे में भी आंखें बंद कर कहा, हे जिंदगी, तूने एक बार फिर मेरी परीक्षा रखी है। मैं हार मानकर अपनी किस्मत को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये भी उस कहानी का हिस्सा है जो आखिर में मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगी। हरिया अब चुप नहीं बैठा। वह गांव गांव गया, लोगों से मिला, उन्हें धीरज के पुराने काम याद दिलाए, उसके साथ बिताए दिन दोहराए। क्या तुम सब वो दिन भूल गए जब इसी धीरज ने हमें महंगाई से बचाया था, जिसने राजा के कर से मुक्ति दिलाई? क्या वो चोरी करेगा? जिसके पास खुद का भरपूर अनाज है, वो गोदाम लूटेगा? धीरे धीरे लोगों की आंखें खुलने लगी, शक हटने लगा, एक जन समूह खड़ा होने लगा। सत्य के लिए, धीरज के लिए। एक दिन राजमहल के बाहर हजारों किसान इकट्ठा हो गए, नारे गूंजने लगे, धीरज निर्दोष है, राजा की चाल नहीं चलेगी, हम अपने किसान को वापस चाहते हैं। राजा सत्य में आ गया। उसने इतने बड़े जनविरोध की कल्पना नहीं की थी। जनदाव बढ़ा तो राज्य के न्यायाध्यक्ष ने जांच बैठा दी। जांच में जब परतें खुली तो चौंकाने वाली बातें सामने आईं। धीरज निर्दोष था, सबूत झूठे थे, गवाह खरीदे गए थे, और सारी योजना राजा के मंत्री ने रची थी। राजा के पास अब रास्ता नहीं बचा। उसने झूठा मुकदमा हटाया और सार्वजनिक रूप से घोषणा की, धीरज निर्दोष है, उसके साथ अन्याय हुआ, मैं क्षमा चाहता हूं। धीरज को रिहा किया गया, लेकिन वह बदला लेने नहीं लौटा, बल्कि मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, आप राजा हैं, आपके पास अधिकार है, लेकिन मैं किसान हूं, मेरे पास जमीन की सच्चाई है। मैं लौटूंगा अपने खेत में, जो कि किस्मत में जो लिखा है वह संघर्ष के बाद ही मिलता है। जेल से रिहा होने के कुछ ही दिन बाद धीरज सुबह अपने खेत के पास की पहाड़ी की ओर चल पड़ा। शांत वातावरण, सूरज की पहली किरणें और पंछियों की चहचहाहट। वह बस कुछ देर अकेले रहना चाहता था। वही उसे मिला एक वृद्ध साधु, लंबी दाढ़ी, उजली मुस्कान और गहरी शांत आंखें। साधु ने बिना कुछ पूछे कहा, धीरज, तू वही है ना जिसे झूठा आरोप लगाकर राजा ने बंदी बना दिया था? धीरज चौंका, आपने मेरा नाम कैसे जाना? साधु मुस्कुराया, जंगल की हवाएं सब कुछ कह जाती हैं, और मैं वह सुनता हूं जो लोग सुन नहीं पाते। साधु ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, राजा राजेश्वर का अहंकार अब नियंत्रण से बाहर हो चुका है। तेरी सच्चाई ने उसे कुछ समय के लिए रोक दिया है, लेकिन अगर वह अब भी न बदला तो राज्य में अग्नि फैलेगी, विद्रोह, दंगा और अनर्थ। धीरज ने कहा, महाराज ने माफी मांग ली है, मुझे लगता है अब सब शांत हो गया है। साधु की आंखें चमकी। उसने पास से एक सूखी लकड़ी उठाई और मिट्टी पर लकीर खींचते हुए कहा, ध्यान रख, शांत पानी में भी नीचे कीचड़ हो सकती है। राजा को समझाना अब तेरे हाथ में है, अगर तू नहीं गया तो कोई और नहीं जा पाएगा। धीरज चुप हो गया। साधु ने आगे कहा,
तेरे भाग्य में सिर्फ खेती नहीं, एक युग का परिवर्तन भी लिखा है। राजा को बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो इस धरती पर तू अकेला सत्य नहीं बचा पाएगा। धीरज ने साधु से पूछा, मैं कौन होता हूँ किसी को बदलने वाला? मैं तो खुद एक किसान हूँ, अभी तो जिंदगी में थोड़ा ही समझ पाया हूँ। साधु ने उत्तर दिया, किसान वही होता है जो सूखी जमीन में भी उम्मीद बोता है, जो बीजों से संवाद करता है, जो इंतजार करता है पर हार नहीं मानता। तू ही वो बीज है। अब तुझे राजा की जमीन में भी चेतना बोनी है। धीरज की आंखों में एक नई चमक थी। धीरज ने खेत हरिया के भरोसे छोड़ा और सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा। इस बार उसके पास कोई मुकदमा नहीं था, कोई नाराजगी नहीं, बस एक संदेश था, एक चेतावनी। दरबार में पहुंचकर उसने निवेदन किया, मैं राजा से अकेले में मिलना चाहता हूँ। पहले तो दरबारी हंसे, फिर से आया है ये किसान, लेकिन राजा को जब नाम बताया गया तो उसने तुरंत बुलवा लिया। राजा की आंखों में अब न ईर्ष्या थी न गुस्सा, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। धीरज ने बिना भूमिका के कहा, महाराज मुझे एक साधु मिला, उन्होंने कहा अगर आप न बदले तो राज्य टूट जाएगा। आपकी नीतियां प्रजा से दूर हो गई हैं। ईर्ष्या छोड़कर सेवा का भाव अपनाइए, नहीं तो आपकी गद्दी आपके हाथों से भी फिसल सकती है। राजा का चेहरा लाल हो गया। तू मुझे शिक्षा देगा? एक किसान, एक कैदी, तू अब भविष्यवाणी करने लगा है। लेकिन तभी धीरज ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, लेकिन मैंने जमीन से बहुत कुछ सीखा है। अगर फसल निस्सरण हो जाए और किसान न सुधारे तो एक दिन पूरा खेत बर्बाद हो जाता है। राजा स्तब्ध रह गया। इतने सच्चे शब्द, और वह भी बिना डर के। बैठा रहा। उसे पहली बार अपने भीतर डर महसूस हुआ, कहीं ये किसान सही तो नहीं। साधु की चेतावनी, धीरज की सच्चाई और प्रजा की बदली हुई सोच, सब मिलकर राजा के भीतर कुछ तो हिला चुके थे। धीरज की बातों के बाद राजा राजेश्वर पहली बार भीतर से हिल चुका था। वह राजा था, ताकतवर, अधिकार संपन्न, पर पहली बार उसे अपने भीतर एक खोखलापन महसूस हुआ। धीरज की बात कानों में बार बार गूंज रही थी, अगर फसल में सड़न हो जाए और किसान न सुधारे तो एक दिन पूरा खेत बर्बाद हो जाता है। राजा देर रात तक महल की छत पर टहलता रहा। चांदनी बिखरी थी, लेकिन उसके भीतर अंधकार था। अगली सुबह राजमहल के द्वार पर वही वृद्ध साधु खड़े थे। सैनिकों ने उन्हें भीतर जाने से रोका, लेकिन जैसे ही राजा को पता चला, उसने स्वयं आकर उनका स्वागत किया। साधु ने आते ही कहा, मैं वही हूँ जिसने धीरज को भेजा था। मैं यह नहीं कहने आया कि तू गलत है, मैं ये कहने आया हूँ कि अब भी सुधार संभव है। राजा ने थकी हुई आवाज में पूछा, क्या मेरे जैसे घमंडी और ईर्ष्यालु मनुष्य के लिए भी परिवर्तन संभव है? साधु मुस्कुराया, बंजर जमीन पर भी हरियाली आ सकती है, अगर उसमें सच्चा पश्चाताप बोया जाए। उसी दिन राजा ने एक चिट्ठी लिखवाई, पूरे राज्य में भिजवाने के लिए। चिट्ठी में लिखा था, मैं राजा राजेश्वर यह स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने स्वार्थ में आकर एक निर्दोष किसान के साथ अन्याय किया। मैं धीरज की सत्यता और साहस का सम्मान करता हूँ। आज से राज्य की सभी नीतियां जनता की भलाई के अनुसार चलेंगी, न कि राजा की इच्छा के अनुसार। और मैं स्वयं खेत में काम करूंगा, यह समझने के लिए कि मिट्टी से बड़ा कोई गुरु नहीं। पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। कई दरबारी नाराज हुए, कुछ हैरान, लेकिन प्रजा की आंखों में पहली बार राजा के लिए सम्मान चमक उठा। जब धीरज को राजा की चिट्ठी मिली तो वह मुस्कुराया। हरिया दौड़ते हुए आया और बोला, भाई ये तो चमत्कार है, राजा अब हमारे जैसा बनना चाहता है। धीरज ने कहा, यह चमत्कार नहीं, यह मिट्टी की ताकत है। यह उसी किस्मत की शुरुआत है जो मैंने मेहनत से लिखी थी। कुछ दिनों बाद धीरज अपने खेत में काम कर रहा था। धूप तेज थी, पसीना बह रहा था, लेकिन उसके हाथ बीज बो रहे थे। तभी उसके पास एक छाया आई। वह खुद राजा राजेश्वर था, अब साधारण वस्त्रों में, हाथ में हल और चेहरे पर पश्चाताप। धीरज कुछ बोलने ही वाला था कि राजा ने खुद झुककर कहा, मुझे खेती सिखा दो। धीरज, मुझे जमीन की सच्चाई चाहिए, सिंहासन की चमक नहीं। धीरज ने उसका हाथ थामा और कहा, राजा बनकर सिखाना आसान है, पर मिट्टी से सीखना, यही असली राजधर्म है। राजा ने अब किसानों के लिए कर घटा दिए। हर गांव में शिक्षा और स्वावलंबन की योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न और बीज की सुविधा शुरू की गई। राजा हर सप्ताह एक दिन खुद खेत में काम करता। धीरज के साथ अब वह राजा नहीं, जनता का सेवक बन चुका था। धीरज ने लोगों को देखा और कहा, किस्मत में क्या लिखा है यह कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आप ईमानदारी से चलते रहें, रुके नहीं, तो किस्मत खुद आपके रास्ते पर बिछ जाती है। मेहनत से लिखी किस्मत कभी धोखा नहीं देती, वह देर से सही लेकिन पूरा न्याय करती है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं
आपको सबसे ज्यादा कौन सी सीख ने अंदर तक हिला दिया?